नमस्कार, डिबेट सेंट्रल में आपका स्वागत है। मैं हूं अभय किशोर। दिल्ली में अन्ना हजारे के आंदोलन से निकली आम आदमी पार्टी अब एक राष्ट्रीय पार्टी बन गई है और लगातार अपना दायरा बढ़ाने की कोशिश कर रही है। दिल्ली के बाद पंजाब में सरकार बनाने के बाद आपके हौसले बुलंद हैं और शायद इसीलिए गुजरात चुनाव में आपने अपनी पूरी ताकत झोंकी, लेकिन उसे सिर्फ 5 सीटों से ही संतोष करना पड़ा। ऐसे में 2023 में चुनावी राज्यों में आम आदमी पार्टी पूरी ताकत से लड़ने की तैयारी कर रही है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहां भी आम आदमी पार्टी अपने पैर जमाने की कोशिश कर रही है, लेकिन सत्ता का शिखर तक पहुंचने के लिए उसके सामने कई चुनौतियां हैं। 1 से 6 अप्रैल 2011 दिल्ली का जंतर मंतर। किशन बापट बापूराव उर्फ अन्ना हजारे ने जन लोकपाल कानून के लिए पहला अनशन किया। अन्ना की ये दिल्ली में पहली दस्तक इतनी जोरदार थी कि सत्ता के गलियारे तक हिलते नजर आए। अन्ना हजारे के साथ खड़े हजारों लाखों की भीड़ में एक चेहरा अरविंद केजरीवाल का भी था। अरविंद केजरीवाल को उस समय अन्ना का अर्जुन भी कहा जाता था। आज वही अरविंद केजरीवाल राष्ट्रीय राजनीति का अहम चेहरा बन चुके हैं। अक्टूबर 2012 में अरविंद केजरीवाल ने राजनीतिक पार्टी बनाने का ऐलान किया, जिसके बाद 26 नवंबर 2012 को उन्होंने आम आदमी पार्टी लॉन्च की। 10 साल में ही ये पार्टी दिल्ली से लेकर पंजाब, गुजरात और गोवा तक पहुंच गई है और अब यह पार्टी धीरे धीरे अपना दायरा और बढ़ाती जा रही है। अगले साल 2023 में भी कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी अपनी पूरी ताकत के साथ चुनावी राज्यों में जोर शोर से तैयारी में जुटी हुई है। छत्तीसगढ़ में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में लगी हुई है। बीजेपी और कांग्रेस के साथ ही अब आम आदमी पार्टी भी चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। पार्टी को मजबूत करने के लिए प्रदेश कार्यकारिणी की गठन की जा रही है, जिसमें सभी जाति वर्ग के लोगों को जगह देने की बात कही जा रही है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कोमल हुपेंडी ने कहा कि प्रदेश, जिला, ब्लॉकों में प्रदेश कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा, जिसमें सभी वर्गों के लोगों को शामिल किया जाएगा जो पार्टी के लिए समर्पित होकर काम करें। वहीं कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि आम आदमी पार्टी का छत्तीसगढ़ में कोई आधार नहीं है। पार्टी को हर क्षेत्र में काम करने की जरूरत है। छत्तीसगढ़ में तीसरे दल के लिए कोई जगह नहीं बची है। बीजेपी मुद्दों के लिए जूझ रही है, वहीं जितनी कवायद आम आदमी पार्टी कर रही है वह सभी शून्य साबित होंगे। देखिए, छत्तीसगढ़ के हर वर्ग के लोग हमारे संगठन में होंगे और जो योग्य होंगे, कैपेबल होंगे, पार्टी के लिए समर्पित होंगे, ऐसे सारे लोग आम आदमी पार्टी के जो संगठन बनेगा, स्टेट का, जिलों का, विधानसभाओं का, उसमें लिए जाएंगे। निश्चित तौर पे सबको अवसर मिलेगा जो भी योग्य है और छत्तीसगढ़ में बदलाव चाहता है, ऐसे सारे हर वर्ग के लोग यहाँ पे हमारे पार्टी के संगठन में शामिल होंगे। मुख्य मकसद हमारा संगठन को तृणमूल स्तर तक, नीचे तक, गांव, पारा, टोला, मोहल्ला, हर स्तर तक हम संगठन को विस्तार देना चाहते हैं और जिस पे काम चल रहा है। हमारे स्टेट ऑब्जर्वर होंगे, एक एक विधानसभा के प्रभारी होंगे। उसके बाद पार्टी तय करेगी उनमें से जो कैपेबल लोग होंगे उनको स्टेट, जिले और विधानसभाओं में जिम्मेदारी दी जाएगी। अब देखिए, हर राजनीतिक दल अपने संगठन में चाहता है कि सबको प्रतिनिधित्व मिले। आम आदमी पार्टी भी कहता है कि उनका व्यक्तिगत विषय है, लेकिन आम आदमी पार्टी का छत्तीसगढ़ में कोई आधार नहीं है। उनके पास में यहाँ पे नेताओं, कार्यकर्ताओं, संगठन के ढांचे, तमाम दृष्टिकोण पे काम करना है। और दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ पे तीसरे दल के स्पेस भी नहीं बचा है। भारतीय जनता पार्टी हम मुद्दों के दिवालियेपन से जूझ रही, जिसने 3 साल यहाँ सरकार चलाया था। हमारी सरकार इतना बेहतरीन काम कर रही है कि किसी भी विरोधी दल को कुछ स्पेस नहीं मिल रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी की सारी कवायदें शून्य साबित होगी। आम आदमी पार्टी दिल्ली में दूसरी बार सत्ता में आई है, तो वहीं हाल में हुए चुनाव में गुजरात में 5 सीटों पर उनके प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की। 10 साल की ये पार्टी अब राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बन चुकी है, लेकिन समय के साथ साथ उनके सामने मुश्किलें और चुनौतियां भी बढ़ती जा रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रायपुर। तो भारतीय राजनीति में आम आदमी पार्टी ने 1 दशक पूरा कर लिया है और कई महत्वाकांक्षाएं जो हैं वो जन्म ले रही हैं। एक तीसरा दल बनने की, एक तीसरा विकल्प देने की लगातार कोशिश आम आदमी पार्टी कर रही है। इस मसले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान मौजूद हैं।
आम आदमी पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कोमल हुपेंडी जी, छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष, वो मेरे साथ जुड़ रहे हैं। साथ ही बीजेपी नेता निशिकांत पांडे जी और कांग्रेस से वंदना राजपूत। आप तीनों का एशिया न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। कोमल हुपेंडी जी, पहला सवाल आपसे ही। स्वागत है आपका स्टूडियो में। आपकी पार्टी एक बार फिर जो है नए इरादे के साथ छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में उतरना चाहती है, और छत्तीसगढ़ ही क्यों, पूरे देश में आपकी पार्टी पांव जमाना चाहती है। लेकिन सबसे जो आश्चर्यजनक बात है कि पिछला विधानसभा चुनाव जिसमें छत्तीसगढ़ में आपकी एंट्री हुई थी, उसमें आप 85 सीटों पर लड़े थे, जीते एक पर भी नहीं थे। जो इसके अलावा जो पूरा मत प्रतिशत की बात करूं तो सिर्फ 0.87% वोट आप हासिल कर पाए थे। टोटल वोट भी आपके 1,23,525 थे। इतने मीगर आंकड़ों के साथ, इतने खराब परफॉर्मेंस के साथ आप अगले विधानसभा चुनाव में क्या रणनीति लेकर आना चाहते हैं? देखिए, आम आदमी पार्टी संभावना की पार्टी है। पूरे प्रदेश, हम सरगुजा से लेकर बस्तर तक देखें, लगातार चाहे आदिवासी क्षेत्रों की बात हो, शहरी क्षेत्रों की बात हो, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश की जनता देखी है। उनके वादा खिलाफी को भी देखिए। आज प्रदेश की जनता चाह रही है कि यहाँ पे छत्तीसगढ़ में एक ईमानदार सरकार हो जो छत्तीसगढ़ के लोगों के हित में काम करे, सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि काम की राजनीति करे। ये काम माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में, अभी पंजाब में भगवंत मान जी ने काम करके दिखा है। काम की राजनीति की शुरुआत इस देश में यदि किसी ने की है तो आम आदमी पार्टी ने की है, और निश्चित तौर पर आने वाले समय में आप देखेंगे छत्तीसगढ़ के लोग स्वयं चाह रहे हैं कि एक विकल्प, बेहतर विकल्प हो, और आज आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है। मैं आपके मंच के माध्यम से पूरे प्रदेश की जनता को शुभकामनाएं देना चाहूंगा कि आपके लिए बेहतर विकल्प अब आ चुका है। बड़ी मजबूती के साथ आने वाले विधानसभा चुनाव में पूरे 90 सीटों में हम लड़ेंगे और यहाँ पे जीतेंगे भी और सरकार भी बनाएंगे। आपके हौसले की दाद देता हूं कोमल हुपेंडी जी, लेकिन अभी 2 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आए हैं। गुजरात में आपने 5 सीटें ज़रूर हासिल की हैं और 35 सीटों पर आप दूसरे नंबर रहे हैं, ये एक उपलब्धि मानी जा सकती है। हिमाचल में आप अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं करा पाए, लेकिन आज की जो सबसे बड़ी खबर है कि गुजरात में जो आपके 5 विधायक जीते हैं, उनमें से एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा का गुणगान करने में लगे हैं। बिसावदर से आपके जो विधायक हैं भूपेंद्र भायानी, वो कह रहे हैं कि मैं अपने प्रदेश की, अपने क्षेत्र की जनता से पूछूंगा और अगर वो कहेगी तो मैं बीजेपी में चला जाऊंगा। तो ये कैसा इरादा लेकर आप बढ़ रहे हैं? आज आपकी पार्टी जीतती, कल टूटने के कगार पर दिखाई देती है। देखिए, राजनीति बहुत सारी बातें होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन सच्चाई तो ये है, छत्तीसगढ़ की जनता ने अब तय कर लिया है कि छत्तीसगढ़ में बेहतर विकल्प हो, और आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आज पूरे प्रदेश में लगा हुआ है। हम लोग बूथ स्तर पर संगठन खड़ा कर रहे हैं और लगातार उसमें रिस्पांस लोगों का बहुत जबरदस्त मिल रहा है। अभी दिल्ली में एमसीडी जीतने के बाद, पंजाब में 41 लाख, हमारे गुजरात में 41 लाख वोट मिलने के बाद निश्चित रूप से हमारे कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ा है, और इसका आप आगे आने वाले समय में देखेंगे कि हमारे कार्यकर्ता भी उत्साहित है और प्रदेश की जनता भी उत्साहित है। एक विकल्प चाह रही है प्रदेश की जनता। बिल्कुल, गुजरात में आपकी उपलब्धि मैं मानता हूं, क्योंकि 2017 में आप 29 सीटों पर चुनाव लड़े थे और सिर्फ 0.1% वोट हासिल हुए थे। इस बार तकरीबन 13%, 180 सीटों पर पार्टी ने चुनाव लड़ा है, 5 ही जीती है, लेकिन तकरीबन 13% वोट आपने हासिल किया है। और कुल वोटों की बात करें तो 41,12,055 वोट। मेरे साथ निशिकांत पांडे जी भी जुड़े हैं बीजेपी से। निशिकांत जी, पूरे देश के अधिकांश राज्यों में आपकी सरकार है, केंद्र में आपकी सरकार है। गुजरात में आम आदमी पार्टी ने पिछली बार एंट्री की कोशिश की थी, उसको बहुत सफलता नहीं मिली थी। छत्तीसगढ़ में भी एंट्री की कोशिश की थी, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा समर्थन नहीं मिला। इस बार गुजरात में उसने 5 सीटें भी जीती और काफ़ी अच्छा वोट परसेंट जिसको कह सकते हैं वो उसने हासिल किया है। क्या आम आदमी पार्टी भविष्य में आपके लिए चुनौती है? देखिए, हर छोटी चीज़ भी जो होगी ना, वो भी हमारे लिए चुनौती हम मान के चलते हैं। हम नज़रअंदाज करने की वाली पार्टी के विचारधारा के लोग नहीं हैं, लेकिन जो संभावना की बात कर रहे हैं हम, जब गुजरात में इनको 5 सीट और 13% के लगभग वोट मिला है, तो ये घुसपैठ तो इन्होंने गुजरात में किया, लेकिन जो हमारे परसेंटेज ऑफ वोट हैं, जो 52% लगभग 53% करीब है, ये समझना पड़ेगा कि आम आदमी पार्टी किसके वैक्यूम को अपना रही है। एक्चुअली क्या है, आम आदमी पार्टी का पूरा स्ट्रक्चर अगर जब आप देखेंगे तो एक निगेटिव नैरेटिव वाले जितने लोग हैं या जितने असंतुष्ट लोग हैं, वो अपना जगह तलाशने की कोशिश करते हैं आम आदमी पार्टी में। स्वाभाविक है, लोकतंत्र है, वो सभी का स्वागत है, हर कोई अपना चुनाव लड़ सकता है, अपनी बात रख सकता है। लेकिन जिस प्रकार से दिल्ली
दिल्ली में दूसरी बार लगातार मतलब पंजाब में दूसरी बार चुनाव लड़ा इन्होंने और ऐतिहासिक बहुमत प्राप्त किया है वहाँ। जी। तो जो आम आदमी पार्टी का घुसपैठ बढ़ रहा है वो उन राज्यों में बढ़ रहा है जहां कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी। अब ये बात कांग्रेस को समझना पड़ेगा कि क्यों इनको इतना ऑक्सीजन दिया जा रहा है उनकी तरफ से, क्योंकि चलिए कांग्रेस को समझना पड़ेगा। कांग्रेस का आरोप है कि आम आदमी पार्टी आपकी बी टीम है, आपका मानना है कि कांग्रेस जो है वो ऑक्सीजन दे रही है। पूछते हैं वंदना राजपूत जी, स्वागत है आपका। वंदना जी, आपने सुना होगा अभी निशिकांत पांडे जी ने क्या कहा। उनका मानना है कि आपको बढ़ावा देने के लिए आप खुद ही जिम्मेदार हैं, जबकि आपकी पार्टी कहती है कि बीजेपी की बी टीम है आप क्या कहेंगे? जी, आप देखेंगे कि अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं है। कि जिस हिसाब से आप देखेंगे कि भूपेश बघेल की सरकार लगातार जनहित में काम कर रही है, तो 15 साल में जिस पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने शासन किया था, आज वो मुद्दाविहीन हो चुके हैं। तो आम आदमी पार्टी का तो यहाँ पर कोई रोल नजर नहीं आता, क्योंकि यहाँ पर किसी को वो मुद्दा मिल ही नहीं रहा है। चाहे हम किसान की बात करें, चाहे जवान की बात करें, चाहे युवाओं की बात करें, भूपेश बघेल की सरकार इन 4 सालों में जितनी तेजी से काम किया है वो 15 सालों में काम नहीं हो पाया था। इसीलिए आप देखेंगे कि 2 बार लगातार लोकप्रिय मुख्यमंत्री चुन करके आए हैं। हम बात करते हैं कि अगर एक मुद्दा रहता है तो किसानों का मुद्दा रहता है। आप देखेंगे कि किसानों की अगर मुद्दा है तो हम, जैसे ही हमारी कांग्रेस की सरकार है, हमने किसानों का ऋण माफ किया, बिजली बिल हाफ किया, राजीव गांधी किसान योजना के माध्यम से सीधा पैसा किसानों के जेब में जा रहा है। अगर हम बात करते हैं समर्थन मूल्य का, तो हम किसानों का जो धान है 2500 रुपए समर्थन मूल्य में खरीद रहे हैं। आप देखेंगे अगर आदिवासी इलाकों की बात करें या फॉरेस्ट विभाग की बात करें, तो आप देखेंगे कि वहाँ जो प्रमुख आय का स्रोत होता है वो वनोपज होता है। तो हम 65 लघु वनोपज की खरीदी की शुरुआत की। आप देखेंगे कि अगर तेंदुपत्ता की बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सिर्फ 2500 रुपये था, जिसे हमने बढ़ा करके 4000 प्रति मानक बोरा किया। आप देखेंगे अगर शिक्षा की बात करते हैं तो हमारी सरकार आने के बाद हमने 14,500 शिक्षकों की भर्ती की। अभी भी 10,000 शिक्षकों की जो भर्ती होनी है उसकी प्रक्रिया चालू है। अगर आप देखेंगे कि हमारी सरकार आने के बाद अंग्रेजी माध्यम स्कूल का शुभारंभ किया गया, जो इन 15 सालों में नहीं हुआ था, क्योंकि उस समय आप देखेंगे कि गरीब किसान के बच्चे को अंग्रेजी माध्यम स्कूल में पढ़ाने के लिए लोग सोचना। सरकार की बहुत सारी उपलब्धियां, आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी का वजूद नहीं है। आम आदमी पार्टी, कोमल पंडित जी आपके पास वापस लौटता हूं। कोमल जी, अगले साल 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में आप खुद मोर्चा संभाले हुए हैं। मैं एक बार पिछले चुनावों की तस्वीर एक फिर आपसे साझा करता हूं। छत्तीसगढ़ की बात मैंने आपसे की कि छत्तीसगढ़ में आपने चुनाव लड़ा, लेकिन आपका जो वोट परसेंट है वो बहुत मीगर रहा, बहुत मामूली रहा। बाकी दोनों राज्यों पर अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में जो 2018 का विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें आपने 230 में से 208 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन एक भी सीट पर आप जीत हासिल नहीं कर पाए। वोट परसेंट की बात करूं तो 1% वोट भी हासिल नहीं कर पाए, 0.66% मध्य प्रदेश में। एक बार राजस्थान भी देख लेते हैं। राजस्थान में भी इसी साल चुनाव हुए, आप 142 सीटों पर लड़े, लगभग 3/4 सीटों पर, लेकिन वहां भी सिफर रहा नतीजा, एक भी सीट नहीं जीती। वोट परसेंट की भी बात करूं तो वहां एक तो छोड़िए, आधे % पर भी नहीं सिमट पाई आपकी पार्टी, सिर्फ 0.38%। इतने खराब प्रदर्शन के साथ आप बीजेपी को या किसी भी राष्ट्रीय पार्टी को जो चुनौती देने का सपना देख रहे हैं वो पूरा कैसे होगा? देखिए, मैं वंदना जी की बात से अपनी बात पूरा करना चाहूंगा। वंदना जी ने एक बात कही है कि 15 साल में रमन सिंह की सरकार ने जो काम नहीं की वो भूपेश बघेल जी ने 4 साल में कर दिया। ये बात सच है, पूरा प्रदेश जानता है कि 15 साल में जितना करप्शन नहीं हुआ उतना करप्शन 4 साल में भूपेश बघेल जी ने करके दिखाया है। ये बात को पूरा प्रदेश जान रही है। दूसरी बात, जब 2018 के चुनाव में हम लोग लड़े, 84 सीट में लड़े, हमने पूरे प्रदेश के एक एक घर तक अपनी बात रखी, अपना पॉम्पलेट पहुंचा, अपने चुनाव चिन्ह पहुंचाया। ये शुरुआती दौर था, लेकिन उसके बाद लगातार हमारा संगठन बढ़ा है और निश्चित तौर पे आज हम जहां खड़े हैं, हम हर गांव तक पहुंच चुके हैं, हर मोहल्ले तक पहुंच चुके हैं। लगातार हमारा संगठन बढ़ रहा है और हमारा दिल्ली में जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जी ने काम किया है, यदि दिल्ली में बिजली बिल हाफ की बात अरविंद केजरीवाल जी करते हैं लेकिन माफ कर देते हैं। पंजाब में 70 लाख परिवार के घर का बिजली बिल माफ हो चुका है।
मैं वन्ना जी से एक बात कहना चाहूंगा कि क्या छत्तीसगढ़ में आपने युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही थी? पूरे प्रदेश में एक नौजवान को भी आपने यदि बेरोजगारी भत्ता दी होगी तो मैं मान जाऊंगा कि भूपेश बघेल जी की सरकार सक्सेसफुल है, सफल है। आप यदि देखें 36 वादे कांग्रेस पार्टी ने की थी, एक भी वादा धरातल पे सही मायने में दिखाई नहीं देता। आज नरवा गरवा गुरुआ बारिश का पूरी योजना फेल हो चुकी है, गोबर खरीदी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है। आज युवाओं को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, बेरोजगारी भत्ता नहीं मिल पा रहा है, सारे वादे इनके धरी की धरी रह गई। अधूरे वादों की शिकायत की लंबी फहरिस्त। निशिकांत जी, क्या कहेंगे आप? आम आदमी पार्टी जिस तरह से दावे कर रही है कि वो एक अच्छा विकल्प बनेगी, एक चुनाव में एक स्वस्थ और ईमानदार सरकार देने की कोशिश करेगी, जो अधूरे वादे रूलिंग पार्टी ने पूरे नहीं किए उन्हें पूरा करेगी, क्या आपको लगता है क्या ये वादे पूरे होंगे? क्या आपको लगता है कि अगले विधानसभा चुनाव में एक त्रिकोणीय मुकाबला होने जा रहा है? आपका मुकाबला न केवल रूलिंग पार्टी से बल्कि आम आदमी पार्टी से भी होगा? नहीं, राजनीतिक स्तर पर छत्तीसगढ़ में देखें तो अभी त्रिकोणीय मुकाबला देखने का संभावना नहीं है। लेकिन जो अभी हमारे मित्र कोमल जी बोल रहे थे कि अरविंद केजरीवाल जी ने पंजाब में और दिल्ली में ये किया वो किया, जो भ्रष्टाचार का आरोप वो कांग्रेस पे लगा रहे हैं, वही भ्रष्टाचार के आरोप में उनके मंत्री जेल में हैं, तो वो सब बातें अलग है। रही बात छत्तीसगढ़ की परिस्थिति की, तो अभी वंदना जी बता रही थी कि हमने ये किया वो किया। जो मुख्य मुद्दा है, जिस मुद्दे पे आप लोग सरकार में आए थे, शराबबंदी जी, शराबबंदी का क्या हुआ? जितनी महिलाएं, जो आपको मैंडेट मिला था वंदना जी, उसमें महिलाओं का योगदान बहुत ज़्यादा था। 71 सीट मजाक नहीं होता है। उस वायदे के साथ आपने खिलवाड़ किया, वो महिला सशक्तिकरण की बात करके आप आए थे, और आज प्रदेश में शराब की जो बिक्री है और आप जो द्वार द्वार शराब पहुँचाए हैं, उसका जवाब तो आपको देना पड़ेगा। रही बात बेरोजगारी भत्ता की, जो हमारे कोमल जी कह रहे थे, वास्तव में बेरोजगारी भत्ता 2500 की बात आपने की थी, लेकिन आपने एक CMI का आंकड़ा जबरदस्ती लाया 0.1%। अभय जी, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आप काफी वरिष्ठ पत्रकार हैं। 0.1% अगर किसी राज्य का बेरोजगारी दर होगा तो अपराध का दर इतना बड़ा होगा क्या? आप सराउंडिंग में देखें, जिस हिसाब से चाकूबाजी हो रही है, जिस हिसाब से नशाखोरी और सूखा नशे का व्यापार रायपुर में फल फूल रहा है, और आप बताते हैं कि बेरोजगारी दर 0.1% है। और उस पर भी मजाक आप देखिए अभय जी, क्या होता है कि 5 लाख का रोजगार देने का होर्डिंग और पोस्टर ये सरगुजा से लेके बीजापुर तक लगाते हैं, और विधानसभा के पटल पे जब हमारे नेता पूछते हैं तो इन्होंने 18,000 का आंकड़ा दिया। आप सोचिए कि कितने बड़े झूठ और फरेब के साथ भूपेश जी कारोबार कर रहे हैं। आप सोचिए, अभी हिमाचल में हमारे चर्चा आपके वजूद से शुरू हुई थी, लेकिन चर्चा बीजेपी वर्सेस कांग्रेस हो गई, तो जवाब भी कांग्रेस से ही लेते हैं। वंदना जी, लगातार आप पर आरोप है, लगातार है कि अधूरे वादे हैं, लगातार भ्रष्टाचार का आरोप है, आपकी चर्चा पीछे चली जाती है, आप दोनों आपस में धींगा मुस्ती करते नजर आते हैं। जवाब दीजिए। देखिए, इन लोग अगर शराबबंदी की बात करते हैं अभय जी, तो इन लोगों को बोलने का तो नैतिक अधिकार नहीं बनता। क्यों? 15 साल के शासन में, क्योंकि आप देखेंगे कि अगर 2011 की बात करते हैं तो पूर्व जो मुख्यमंत्री है डॉक्टर रमन सिंह ने पूरे खुले मंच में बोला था कि अगर हमारी नेक्स्ट गवर्नमेंट आती है तो हम शराबबंदी करेंगे। उन्होंने एक भी स्टेप नहीं उठाया, और हम तो आपके माध्यम से हम बोल रहे हैं, हमने अपने घोषणा पत्र में जारी किया कि शराब जी, हम कम से कम एक कदम तो आगे हम इसको शराबबंदी कर सके। लेकिन अभय जी, नोटबंदी की तरह शराबबंदी नहीं हो सकता है, ये मेरे जो प्रवक्ता भाई है वो भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि क्योंकि जिन जिन राज्यों में शराबबंदी हुआ है वहाँ क्या हत्र हो रहा है वो किसी से छुपा नहीं है। चाहे हम गुजरात की बात करें, यानी आप मानते हैं कि शराबबंदी नहीं की जा सकती? देखिए मैं वही बता रही हूँ अभय जी, मैं आ रही वहीं पे। तो हमारा जो कमिटियां है, स्टेप बाय स्टेप किया जा रहा है, हम सारे लोगों को एक साथ लेकर के काम करना चाह रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ी अगर काम अभय जी, आप भी जिस चीज को मानेंगे कि सबसे बड़ी अगर है तो जन जागरूकता अभियान है। हम जन जागरूकता अभियान चला रहे हैं, हम लोगों के बीच में जा रहे हैं, हम बता रहे हैं कि शराब कितनी खराब है। हम हर स्टेप पे काम कर रहे हैं, और हमें गर्व है कि हमारी जो गवर्नमेंट ने जो कहा है उसको सारा चीज काम किया है। अगर बात करते हैं तो आप देखेंगे कि 36 वादों में हमने 90% वादा पूरा किया है। आप लोग सुन लीजिए, 90% वादा किया है। अगर आप लोग को जन सरोकार रहता, जनता के बीच में जाते, तो आप लोग को पता चलता कि कांग्रेस ने क्या काम किया है। अरे आप लोग को तो जनता के बीच कभी गए ही नहीं, तो आप लोग को मालूम क्या चलेगा। आप लोग देखते थे कि आप लोग के समय में किसान कितना आत्महत्या करता था, अभी देखो किसान कितना खुशहाल है। अगर जवान की बात करते, जवान कितने खुशहाल है। अगर
और 8 से 7 रिपोर्ट आती है। छत्तीसगढ़ का तो ये निशिकांत जी जवाब देना चाहते हैं, इनसे जवाब भी लेते हैं। आपको कहना है इनको कोई नैतिक अधिकार नहीं बोलने का। निशिकांत जी कहिए, क्या कहेंगे आप? वंदना जी ने जो बात कही, हालांकि देखिए वंदना जी 2011 की बात करते, मैं 2018 की बात कर रहा हूँ, जब चुनाव के घोषणा पत्र जारी हुए थे और उस समय राहुल गांधी भी शायद स्टेज पे थे जब भूपेश बघेल जी ने उस समय प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्होंने वादा किया था कि शराबबंदी तत्काल करेंगे। दूसरी बात, गंगा जल हाथ में लेके कसम खाने वाले इनकी पार्टी के लोग थे। अब कंसर्न ये वन्ना जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला वन्ना जी ये तरीका नहीं है। वन्ना जी ये तरीका बिल्कुल नहीं है, आप ऐसे नहीं कर सकते, ये तरीका बिल्कुल ठीक नहीं है। आप ऐसे कैसे बात कर सकते हैं? मेरे टाइम में आप क्यों बोलेंगे? वन्ना जी ये गलत तरीका है। नहीं। वंदना जी जवाब सुन लीजिए। वंदना जी जवाब सुनिए। अगर आप आरोप लगाती हैं तो जवाब सुनने का धैर्य रखिए। हम ये मंच दे रहे हैं दोनों को, आपको भी बोलने का अवसर दूंगा। निशिकांत जी, ये जो अभी बात कह रहे थे कि छत्तीसगढ़ की जनता बहुत खुश है भ्रष्टाचार में, इनके जो सुपर सीएम हैं वो ईडी के गिरफ्त में है। अब जनता कितना खुश है वो समझ वाली बात है। आप समझिए कि जिस जनता की बात कर रहे हैं उन्हीं के संसाधनों को लूट के 25 रुपए 30 रुपए टन प्रति टन का अवैध उगाही करने वाले एक पूरा सिंडिकेट अभी ईडी की गिरफ्त में है। 152 करोड़ का आप अभय जी देखे होंगे कि अभी कल ही ईडी ने परस्पर आरोप प्रत्यारोप के अलावा मुद्दा कहीं आता नहीं। मैं एक बार आपके पास वापस आऊंगा। मैं एक बार फिर कोमल हुपेंडी जी के पास चलता हूं क्योंकि हमारी चर्चा का विषय आप था। कोमल हुपेंडी जी, आपके इरादे जो हैं वो प्रशंसनीय हैं। आप प्रयास कर रहे हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं। 10 साल के अंदर पार्टी के बनने के बाद आपने लोकसभा के भी 2 चुनाव देखे हैं। 2 बार में, पहली बार में आपके 4 सांसद रहे, दूसरी बार में 1 सांसद, फिलहाल कोई नहीं क्योंकि वो भी मुख्यमंत्री बन गए। उसके बाद से आप लगातार विधानसभाओं के चुनाव लड़ते रहे हैं। छत्तीसगढ़ का चुनाव आपने लड़ा, दिल्ली असेंबली में आप 3 बार चुनाव लड़ चुके हैं, गोवा में 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं, गुजरात में 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं, हरियाणा, हिमाचल, इसके अलावा अगर मैं सिलसिलेवार कहूं तो झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना, उत्तराखंड, यूपी, यानी आप दर्जन भर राज्यों में लगातार चुनाव लड़ रहे हैं, लगातार अपने पांव जमाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं अगर सिर्फ 1 साल की बात करूं, 2018 में आपने 6 राज्यों में चुनाव लड़ा था, उन 6 राज्यों की बात करूं तो एक भी राज्य में एक भी सीट आप हासिल नहीं कर पाए। क्या ऐसे राष्ट्रीय दल बनेंगे आप? देखिए, राष्ट्रीय दल अभी दिल्ली की जनता, पंजाब की जनता, फिर गुजरात की जनता ने हमें बहुत प्यार दिया है और पूरा देश आज विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी की तरफ ही निगाह डाल के बैठी हुई है। और निश्चित तौर पर मैं तो छत्तीसगढ़ की बात करना चाहूंगा। छत्तीसगढ़ में तो विशेष रूप से बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं और हमारा मकसद छत्तीसगढ़ की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करना है, स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर करना है, युवाओं को रोजगार देना है। हमारी लड़ाई कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी से ही नहीं है, बल्कि हमारी लड़ाई है भ्रष्टाचार से, बेरोजगारी से, यहाँ की जो खराब बदहाल शिक्षा व्यवस्था है, स्वास्थ्य व्यवस्था जो बदहाल है, उससे लड़ाई है। और उसके लिए हम पूरे प्रदेश में जा रहे हैं और प्रदेश की जनता खुद चाह रही है कि मेरा कोई गरीब व्यक्ति है, गरीब का बेटा भी, उसको बेहतर शिक्षा मिलना चाहिए, हर गरीब चाहता है। तो हम हर वर्ग के लोगों के साथ जा रहे हैं, मिल रहे हैं और लोगों का अपार प्रेम छत्तीसगढ़ में मिल रहा है। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूंगा कि निश्चित तौर पे आने वाले 2023 के चुनाव में आप देखेंगे चमत्कारिक रिजल्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा। छत्तीसगढ़ के लोग लड़ेंगे, ना सिर्फ हम, कि केवल आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता नहीं लड़ेंगे, बल्कि छत्तीसगढ़ के लोग मिलकर लड़ेंगे यहाँ की शिक्षा व्यवस्था बेस्ट करने के लिए, यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था, यहाँ की बेरोजगारी दूर करने के लिए। इसके लिए पूरा प्रदेश लड़ेगा और आप देखेंगे कि आने वाले समय में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की क्या स्थिति रहेगी मैं नहीं कह सकता, लेकिन यहाँ आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी और छत्तीसगढ़ के लोग मिलकर बनाएंगे। चलिए, बढ़िया है। आम आदमी पार्टी को अगले विधानसभा चुनाव में सरकार बनाने की उम्मीद है। देखते हैं आगे जनता जनार्दन क्या करती है। वंदना जी, चूंकि ये मुद्दा घूम फिर कर उसी बात पर आता है कि सत्तारूढ़ दल जो है वो अपने वादे नहीं पूरे कर पा रहा, आप क्या कहना है कि आपने वादे पूरे किए हैं? नई पार्टीज, हालांकि अब तक छत्तीसगढ़ में सीधा मुकाबला होता रहा है और छोटे दल अपना पांव जमाने में बहुत सफल नहीं रहे। यहाँ की अजीत जोगी जी ने जो छत्तीसगढ़िया पार्टी का नारा देकर एक तीसरे दल का गठन किया था, उसको भी कोई खास सफलता नहीं मिली और वो भी अपने मतलब अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। अगली बार जब आप चुनाव मैदान में उतरेंगी तो आपकी पार्टी जनता के सामने क्या संकल्प लेकर जाएंगी? इस जो 4 साल में अभी तक जो काम किए हैं और आने वाले जो विधानसभा चुनाव के समय 5 साल हो जाएंगे, तो जनता के सामने हम बहुत ही
जी। बेफिक्र होकर के जाएंगे, क्योंकि हमने जो काम किया है उस काम को जनता बहुत अच्छे से जान रही है और हम उस काम को बताएंगे, और साथ ही साथ जो केंद्र सरकार की नाकामी है उसको भी बताएंगे। क्योंकि 2014 में याद होगा अभय जी कि नरेंद्र मोदी जी ने एक नारा लगाया था, बहुत ही हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार। उन्होंने 2014 में बोला था कि सिर्फ 100 दिन में मैं महंगाई कम करूंगा। क्या हुआ अभय जी? जो यूपीए सरकार में गैस सिलेंडर 304 रुपए में मिलता था, 310 रुपए में मिलता था, 1200 रुपए हो गया। जो पेट्रोल डीजल 70 रुपए 72 रुपए मिलता था, अब 100 के पार हो गया। सबके खाते में 15-15 लाख आएंगे बोले थे, हमारे खाते में तो नहीं आए। पता नहीं प्रवक्ता भाजपा वाले के या भाजपा नेत्रियों के पास अगर आए होंगे 15 लाख तो इसकी जानकारी नहीं, लेकिन हमारे खाते में नहीं आए। अगर हम ये लोग रोजगार की बात करते हैं तो नरेंद्र मोदी जी ने वादा किया था प्रति वर्ष 2 करोड़ लोगों को, युवाओं को, बेरोजगार लोग को रोजगार दूंगा, वो तो नहीं हुआ। तो हम जरूर जो केंद्र सरकार की नाकामी उसे गिनाएंगे, और हमारे जो राज्य सरकार ने जो बिल्कुल, राज्य सरकार के अच्छे कामों और केंद्र सरकार के अधूरे कामों को लेकर आप चुनाव मैदान में उतरेंगे। निशिकांत जी, आप क्या लेकर उतरेंगे मैदान में? क्या वादा? वादा नहीं, वादा तो बात की चीज़ है। पहले हम इनका जो आज की परिस्थिति में जर्जर सड़कें हैं वो पूरी जनता देख रही है, छत्तीसगढ़ की सभी जनता देख रही है, उन्हीं को भोगना पड़ रहा है। उन्होंने इतना शानदार मैंडेट इनको दिया था विकास के लिए, विकास का तो वह भी नहीं लिखा इन्होंने। हालांकि जिस दम से वंदना जी बात कर रही हैं उसी दम से आप, वंदना जी आपको शुभकामना देता हूँ, उसी दम से जाना, और अपने 4 साल 5 साल के कार्यकाल को आप नहीं बता पाएंगे तो आप निश्चिंत रहिए, हम आपके सारे ढोल को खोलेंगे, जनता के हर द्वार पे जाएंगे। आपकी जितनी भी 5 साल की और 4 साल की नकारात्मक जो आपने एक हवा बनाई है कि हमने सब अच्छा किया, आत्मानंद आपने बनाया। अभय जी, आत्मानंद के शिक्षकों को सैलरी नहीं मिले। दूसरी बात, जो शिक्षक विहीन स्कूल है, सिर्फ आत्मानंद तो है नहीं छत्तीसगढ़ में, हमारी सरकारों ने प्रयास नाम से इंस्टीट्यूट चलाती थी उस समय, आईएएस आईपीएस के लिए और मेडिकल के लिए, आईआईटी के लिए, उसकी तैयारियां करवाते थे हम। आप आत्मानंद का ढोल तो पीट लोगे, लेकिन जो ग्रामीण सुदूर इलाकों में स्कूलें हैं जहां पे एक शिक्षक विहीन स्कूल है, और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात, ड्रॉप आउट का रेशियो आप अभय जी निकालो, इनके 4 साल के कार्यकाल में इतना बढ़ा हुआ है। जब बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे, आप शिक्षित छत्तीसगढ़ की कल्पना कैसे कर सकते हो? आप वंदना जी जो बात आप कह रही हैं वो तो आपकी ठीक है, आपकी मजबूरी, आपको रखना ही है, लेकिन जो सत्य है उससे परे जाके आप जो बातें रखना चाहती हैं, जनता उसको स्वीकार करेगी? इस पे बहुत बड़ा सवाल है। चलिए, जनता स्वीकार करेगी या नहीं ये तो जनता ही बताएगी। बाकी अगर 22 साल का ये राज्य है तो उसका 3/4 समय बीजेपी के शासनकाल में भी गुजरा है। अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बन पा रहा है तो उसके लिए जितनी जिम्मेदार कांग्रेस की सरकार को आप मानते हैं उतनी जिम्मेदार आपकी भी सरकार है। फिलहाल समय की कमी के चलते मुझे ये चर्चा यहीं खत्म करनी पड़ रही है। आप तीनों इस चर्चा में शामिल हुए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो डिबेट सेंट्रल में हम अभी चर्चा कर रहे थे आपके 10 साल होने के बाद उसके नए इरादों की, नई बुलंदियों की। गुजरात में उसने अपनी जड़ें जमाई हैं और एक उपलब्धि तो हासिल कर ही ली है कि वो देश की 9वीं राष्ट्रीय पार्टी बन गई है।